हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल कॉलम। मैं हूं आपका होस्ट हर्षित। सो गाइस, हमने अपनी पिछली वीडियो में मगध साम्राज्य यानी कि मगध एम्पायर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा था। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्यन एम्पायर जो कि 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक चला, और इसके बारे में हमें दो स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। एक तो हैं साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेरी सोर्सेज, और दूसरे हैं पुरातात्विक स्रोत यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो सबसे पहला जो साहित्यिक स्रोत है वह है अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य और उन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने लिखा था। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने राजनीति के बारे में लिखा है, और अर्थशास्त्र से ही हमें मौर्य काल की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला जो स्रोत है वह है इंडिका, जो कि एक फॉरेन अकाउंट है और जिसे मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज एक राजदूत थे जिन्हें सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था, और उन्होंने वहीं पर ही एक किताब का निर्माण किया जिसे इंडिका कहते हैं, और उन्होंने ही उस किताब में मौर्य काल के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है। पुराणों में भी मौर्य राजाओं के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। जो अगला स्रोत है वह है मुद्रा राक्षस, जिसे कि विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में लिखा है कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। और कई सारे बौद्ध ग्रंथों में भी मौर्य काल के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। उनमें से कुछ हैं दीपवंश, महावंश और दिव्य वंदना, जिसमें अशोक के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह अशोक ने बौद्ध धर्म का विस्तार दूसरे देशों में किया। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। जो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत है वह है अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख, जिनसे काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य की। जो दूसरा स्रोत है वह है लकड़ी से बना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का महल, जो कि कुम्हारर, पटना, बिहार में है, और बाद में वहीं से ही चांदी और तांबे के बने हुए सिक्के भी मिले थे जिनके बीच में एक छेद था। जो अगला स्रोत है वह है कलिंग के पत्थर के शिलालेख, जिनसे भी काफ़ी ज़्यादा हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य साम्राज्य के बारे में। और मौर्य साम्राज्य में कई सारे राजाओं ने राज किया। अब हम उन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले प्रथम राजा थे वह थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक राज किया, और वह संस्थापक भी माने जाते हैं मौर्य डायनेस्टी के यानी कि मौर्य वंश के। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। और अर्थशास्त्र को भी चाणक्य ने लिखा था, और चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब जनरली एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ये भी बनते हैं कि विष्णुगुप्त किसका दूसरा नाम है, तो वह है चाणक्य का दूसरा नाम। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला के राजा सेल्यूकस निकेटर को हराया और उनसे एक संधि की, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से उनके 4 महानगर मांगे, और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बदले में उन्हें 500 हाथी दिए। अब वे 4 महानगर कौन कौन से थे, अब हम उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला महानगर था वह था हेरत, दूसरा महानगर था कांधार, तीसरा महानगर था बलूचिस्तान, और जो आखिरी था वह था काबुल। चंद्रगुप्त मौर्य ने 4 महानगर लिए, और इसके बदले में उन्होंने 500 हाथी उन्हें दिए। अब ऐसा भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेल्यूकस निकेटर ने अपनी ही पुत्री हेलेना के साथ कर दिया था, और बाद में उन दोनों के बीच में यह भी संधि हुई थी। जो एक महानगर था हिंदू कुश, बाद में उनके राज्य की सीमा बन गया था, और इसी के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां मेगास्थनीज ने एक किताब का निर्माण किया जिसे इंडिका के नाम से जाना जाता है। और इंडिका में ही चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य काल के बारे में काफ़ी विस्तार से मेगास्थनीज ने लिखा। पुष्यगुप्त
एक सेना नायक हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य के, और उन्होंने ही एक फेमस सुदर्शन लेक बनवाई जो कि आज भी गुजरात में है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, यानी कि एक बहुत बड़े फॉलोवर थे जैन धर्म के, और चंद्रगुप्त के ही समय में भारत का एकीकरण हुआ था। अब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन यह बनते हैं कि भारत के एकीकरण में सबसे पहला स्तंभ किस राजा ने रखा, तो वह रखा था चंद्रगुप्त ने। अब चंद्रगुप्त 298 ईसा पूर्व में भरतबाहु के साथ चंद्रगिरी पर्वत पर श्रवणबेग गोला जो कि कर्नाटक में है वहाँ जाते हैं, और बाद में अपने प्राण सल्लेखना द्वारा त्याग देते हैं। सल्लेखना क्या है? सल्लेखना एक विधि है प्राण त्यागने की, जिसमें मनुष्य भूखा रहकर अपने प्राण त्याग देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उन्हीं के ही पुत्र बिंदुसार ने शासन को संभाला और वह राजा बने। बिंदुसार को ग्रीक में एमिटोकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि एमिटोकेट्स किसे कहा जाता था, तो वह बिंदुसार को कहा जाता था। अब शायद आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि बिंदुसार और बिंबिसार में, तो अब हम बता देता हूँ कि बिंदुसार जो थे वह मौर्य काल के राजा थे, और जो बिंदुसार थे वह हर्यंक वंश में मगध साम्राज्य के राजा थे। उसी समय एक एंटियोकस प्रथम जो राजा हुआ करते थे सीरिया के, उन्होंने अपना एक राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा। और एक राजा हुआ करते थे टॉलमी फिलाडेल्फस जो कि राजा थे इजिप्ट के, उन्होंने अपने एक राजदूत डियानीसियस को भेजा बिंदुसार के राज दरबार में। और बिंदुसार एक फॉलोवर था आजीविका सेक्ट का। अभी आजीविका सेक्ट क्या होता है? आजीविका सेक्ट जनरली एक ओल्ड फिलॉसफी पर बेस्ड है, जिसमें नियति पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। वह लोग ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी होता है वह नियति द्वारा निर्धारित होता है, और वह इंसान के कर्मों पर ज़्यादा बल नहीं देते, यानी कि इंसान के कर्मों को ज़्यादा महत्व नहीं देते, बल्कि नियति पर को ज़्यादा महत्व देते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ भी होता है वह नियति द्वारा निर्धारित होता है, ना कि इंसानों के कर्म द्वारा। तो बिंदुसार के बाद उन्हीं के ही पुत्र अशोक आते हैं। अशोक ने 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक राज किया। अशोक जो थे वह पुत्र थे बिंदुसार के, और वह सबसे महान राजा माने जाते हैं। अशोक ने ही कलिंग वॉर यानी कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। और एक बौद्ध ग्रंथ के मुताबिक अशोक ने राजगद्दी कब्जाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, और एक भाई जो उसका सबसे छोटा भाई था जिसका नाम तिसा था उसे बख्श दिया, यानी कि उसे माफ़ कर दिया। और यह सब करने में उन्हीं के ही मंत्री राधागुप्त जो कि मंत्री थे बिंदुसार के, उन्होंने अशोक की काफ़ी ज़्यादा मदद की इस स्ट्रगल को लड़ने के लिए। अशोक ने खुद को बाद में 269 ईसा पूर्व में खुद को राजा घोषित किया, और कलिंग वॉर के बाद उन्होंने भेरी घोष की जो पॉलिसी थी, यानी कि भेरी घोष की नीति को छोड़कर धम्म घोष की नीति को अपनाया। अब भेरी घोष और धम्म घोष क्या होते हैं? कलिंग वॉर को देखकर, यानी कि कलिंग युद्ध को देखकर अशोक का मन काफ़ी ज़्यादा विचलित हुआ, और उन्होंने युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म की नीति अपना ली। उसे ही भेरी घोष और धम्म घोष कहा गया है। भेरी घोष का मतलब यानी कि युद्ध की नीति, और धम्म घोष का मतलब यानी कि धर्म की नीति, कि उन्होंने युद्ध की नीति को छोड़कर धर्म की नीति को अपनाया था। अशोक सबसे पहले राजा बने जिन्होंने अपने उपदेश शिलालेखों द्वारा दिए। बाद में अशोक को उपगुप्त जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने बौद्ध धर्म में परिवर्तित करवाया, यानी कि उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। और बाद में उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्र को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसारण के लिए। 1837 में जेम्स प्रिंसेप जो कि एक आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अशोक के शिलालेख को समझा, और उन्होंने यह पाया कि अशोक के शिलालेख में अशोक को देवनाम पियदर्शी के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका मतलब होता है डियर टू गॉड, यानी कि भगवान का प्यारा। अब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बन जाते हैं कि अशोक का दूसरा नाम क्या था, तो वह था देवनाम पियदर्शी, यानी कि भगवान का प्यारा। गुर्जरा और मस्की शिलालेखों में अशोक को अशोक के नाम से ही जाना जाता है।
अब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं कि अशोक को अशोक के नाम से ही किन शिलालेखों में लिखा हुआ है कि अशोक को अशोक के नाम से ही जाना जाता है, तो वह है गुर्जरा और मस्की। इन दो शिलालेखों में अशोक को अशोक ही कहा गया है और वहीं से ही यह नाम निकला था अशोक। अशोक के जो शिलालेख थे वह 4 भाषाओं में लिखे हुए थे। वह कौन कौन सी भाषा थी? जो सबसे पहली भाषा थी वह थी ग्रीक, दूसरी भाषा थी अरमाइक, तीसरी भाषा थी खरोस्ती और चौथी भाषा थी ब्राह्मणी। अब एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बन जाते हैं कि अशोक के शिलालेख कितनी भाषाओं में लिखे हुए थे, तो अशोक के शिलालेख 4 भाषाओं में लिखे हुए थे। वह कौन कौन सी भाषा थी, एक बार फिर से देखते हैं। जो पहली भाषा थी वह थी ग्रीक, दूसरी भाषा जो थी वह थी अरमाइक, तीसरी भाषा जो थी वह थी खरोस्ती और चौथी भाषा जो थी वह थी ब्राह्मणी। अब आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी बौद्ध सभा जो थी, यानी कि तीसरी बौद्ध सभा भी अशोक के ही समय में हुई थी, जो कि 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। और अशोक की मृत्यु बाद में 232 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य काल यानी कि मौर्य साम्राज्य 2 हिस्सों में बढ़ गया और वह ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी और उत्तरी भाग में बढ़ गया। जो वेस्टर्न पार्ट जो था उसमें अशोक के ही पुत्र कुणाल राज करने लगे और जो ईस्टर्न पार्ट था उसमें धृतराष्ट्र राज करने लगे। और बृहद्रथ को आखिरी राजा माना जाता है मौर्य वंश का, यानी कि मौर्यन डायनेस्टी का, जिसे कि उन्हीं के ही मंत्री यानी कि उन्हीं के ही सेनानायक पुष्यमित्र संघ ने 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी और बाद में संघ वंश की स्थापना की, जिसे कि हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो गाइज एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं सारी चीज़ों को। हमने शुरुआत की थी चंद्रगुप्त मौर्य से, जो कि संस्थापक थे मौर्य वंश के। उन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के राजा धनानंद को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और बाद में मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त ने 298 ईसा पूर्व में चंद्रगिरी पर्वत पर श्रावण बेग गोला, जो कि एक जगह है कर्नाटक में, वहां जाकर अपने प्राण सल्लेखना द्वारा त्याग दिए। चंद्रगुप्त के बाद उन्हीं के ही पुत्र बिंदुसार आए। बिंदुसार को ग्रीक में एमिटोक्रेट्स कहा जाता है और एंटियोकस प्रथम जो कि राजा थे उस समय सीरिया के, उन्होंने अपना एक राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। और टॉलमी फिलाडेल्फस जो कि राजा थे इजिप्ट के, उन्होंने अपने एक राजदूत डियानीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। और बिंदुसार आजीविका सेक्ट को मानते थे। बिंदुसार के बाद उन्हीं के ही पुत्र अशोक आए। अशोक ने कलिंग वॉर यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग वॉर लड़ी और अशोक ने ही अपने 99 भाइयों की हत्या की थी और अपने एक छोटे भाई तिशा को माफ़ कर दिया था। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में खुद को ही राजा घोषित किया। अशोक पहले राजा थे जिन्होंने अपने उपदेशों को शिलालेखों द्वारा दिया और बाद में अशोक उपगुप्त जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे उनके द्वारा वह बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुए। और अशोक को देवनाम पियादशी के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी बौद्ध सभा भी अशोक के समय में हुई थी और अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। और बृहद्रथ को आखिरी राजा माना जाता है मौर्य वंश का, जिनकी मृत्यु 185 ईसा पूर्व में हुई थी। सो गाइज़ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रखिए कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।